सो अब आप ये जो आपके पास एनर्जीज़ हैं, एनर्जी इसको और डी ई को हम एन ऑफ ई डी ई वाले फॉर्मूला में जो ऊपर हमने पढ़ा था, यानी कि इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन नंबर 9.11, इसके अंदर पुट करेंगे एनर्जी की जगह पर हाफ एम वी स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपके पास 9.14 इक्वेशन आनी चाहिए, तो ये आप खुद करेंगे। और सो ये आपके पास आ गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ और इसको हमने प्लॉट किया है इसमें। सो ये एन ऑफ वी है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी वी, और इस तरफ आपके पास वेलोसिटी है। सो ये भी उसी तरह का फंक्शन आपके पास आ रहा है। इट इज़ जस्ट मोर सिमेट्रिक देन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फंक्शन था उससे। और अब यहाँ पर भी उसी तरह हम एवरेज स्पीड या रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड। सो जो एवरेज स्पीड है वो आपके पास सिंपली आपके पास था कि जो एनर्जी है वो आपके पास थी 3/2 kT एवरेज एनर्जी। तो इसी से हम एवरेज स्पीड भी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप एनर्जी को लिखें तो वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। सो यहाँ से 3/2 kT और यहाँ से वी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3/2 और ये 2m उधर चला जाएगा kT और ये से कैंसिल हो जाएगा। सो 3 m जो है बेसिकली डिवीजन में आएगा। सो m जो है वो डिवाइड होगा इसके साथ। सो 2/m kT, सो 3 kT डिवाइडेड बाय m, एंड दिस इज़ वी स्क्वायर। सो इसका हम रूट ले लेंगे तो यहाँ से v बन जाएगा। सो दिस इज़ v एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कोरिस्पॉन्डिंग टू एवरेज एनर्जी E। और अगर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है तो क्योंकि जो सिंपल स्पीड है ये तो नेगेटिव भी होती है कि अगर मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहा है और इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी तो नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जिसमें हम डायरेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, सो वो ओवरऑल ज़ीरो होती है। सो अगर आप उसके लिए फिर हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसको देखते हैं। सो वो सिंपली वी स्क्वायर का, यानी एवरेज जो वी स्क्वायर एवरेज है उसका रूट होगी। सो इसका ये आपके पास रूट आ जाएगा। अच्छा, सो एग्जैक्ट बेसिकली इसी को हम वी रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। सो दिस इज़ वी रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो वी निकालने के लिए वी का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू उसका रूट ले लिया था। सो दिस इज़ एक्चुअली वी रूट मीन स्क्वायर। This speed is noted by v root mean square because it is square root of the average of squared molecular speeds, the root mean squared speed, and it is not the same as simple arithmetical average speed. The relationship between v average and v root mean square depends on the distribution law that governs the molecular speeds in the particular system. So for example हमारे केस में हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। सो कहते हैं इस लॉ में जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स हैं वो 9% ग्रेटर देन है अर्थमेटिक एवरेज जो स्पीड है, अर्थमेटिकल एवरेज स्पीड है। सो अर्थमेटिकल एवरेज स्पीड यानी जो हमारी ऑन द एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल के हिसाब से, अगर आप नॉर्मल मैथ्स को देखें तो उसके हिसाब से जो एवरेज स्पीड बन रही है वो कुछ ये वाली है, और जो अर्थमेटिकल जो रूट में स्क्वायर स्पीड है आपके पास वो ये है। सो जो अर्थमेटिकल स्पीड्स हैं कहते हैं दे आर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हैं ये 9% ग्रेटर देन है अर्थमेटिकल एवरेज स्पीड से। सो एज यू कैन सी कि अर्थ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू। अब इसी चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई किया गया है, न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। दैट इज़ दी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो भी वैल्यू आती है वो जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ रही है उससे ज़्यादा है, और
ये इतनी ज़्यादा है, और इसको परसेंटेज में निकालें तो वो हमारे पास 9% बनता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो आपके पास 2 kT/m है, ठीक है। इसको निकालने का भी फार्मूला होता है, और इसको निकालने का फार्मूला आपके आई होप आपकी जो टेक्स्ट आपने थर्मल फिज़िक्स में पढ़ा होगा। बहरहाल बेसिकली ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो इस पॉइंट पे होती है, और यहाँ पर ये जो भी कर्व है, इस कर्व की जो स्लोप है इस पॉइंट पे 0 होती है। सो हम वहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं। सो ये आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो ख़ुद से सॉल्व करना है। हम जो इस एक और चीज़ है जिसको हम देखेंगे, और वो ये कि जो हमने देखा था एवरेज एनर्जी थी वो 3/2 kT थी, और इंडिपेंडेंट ऑफ m थी, यानी मास ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसके इंडिपेंडेंट थी। तो इसका मतलब है कि एक स्मॉलर मास जो है उसके पास भी इतनी ही ऑन द एवरेज एनर्जी होगी, एक स्मॉलर मास का जो मॉलिक्यूल है, और इसी तरह एक लार्जर मास का जो मॉलिक्यूल है उसके पास भी ऑन द एवरेज इतनी ही एनर्जी होगी। But since this energy is same for the smaller one and the larger one, तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलर वाला जो है, चूँकि इसका मास कम है तो वो सेम ही एनर्जी के साथ उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जबकि इस बड़े वाले की सेम एनर्जी के साथ स्पीड कम होगी, सिंस इसका मास जो है वो ज़्यादा है। एक ये चीज़ जो है वो आपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। फर्दर उसने ये मॉलिक्यूलर स्पीड्स जो हैं कुछ ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर लिखी हुई हैं। सो दिस इज़ एट 73 केल्विन, दिस इज़ एट 273 केल्विन, एंड दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन एट 273 केल्विन। अच्छा, ये वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ग्रेटर द मास मीन्स लेस इज़ द वेलोसिटी। सो यानी जो मासेस हैं, अगर हम दो मासेस को कंपेयर करें मॉलिक्यूल्स के, एक का मास कम होगा, लेट्स से m1 इज़ लेस दैन m2, सो देयर वेलोसिटीज़ विल बी इनवर्स। सो m1 v1 और यहाँ पे आ जाएगा v2। सो द ग्रेटर द मास लेस इज़ द वेलोसिटी। सो अगर m1 जो है वो एक स्मॉलर मास है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर होगी। सो देयर इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन मास एंड वेलोसिटीज़। सो अगर आप एनर्जी देखें, एवरेज एनर्जी, तो एनर्जी की डायग्राम में आपके पास ऑक्सीजन एट दिस टेम्परेचर और हाइड्रोजन एट दिस टेम्परेचर जो है वो सेम ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। बट अगर आप उसके कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ देखें तो आप देखें कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो फार स्मॉलर है इन मास एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में सेम टेम्परेचर पर 273 केल्विन के ऊपर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेलोसिटी की है, अगेन ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। सो उसकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो स्मॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू सेम टेम्परेचर पर 273 केल्विन पर हाइड्रोजन की वेलोसिटीज़ से, ठीक है। सो आप देखें कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो कितना आगे, उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कितना आगे लाया करिए, जबकि इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो कितना पीछे है, अराउंड दिस वैल्यू, और इसकी जो है वो अराउंड दिस वैल्यू है। सो हालांकि इन दोनों टेम्परेचर पर, यानी 273 सेम टेम्परेचर के ऊपर, सिंस टेम्परेचर इज सेम, के तो कांस्टेंट है, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स के पास ऑन द एवरेज 3/2 kT ही एनर्जी है, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो कि बहुत छोटा है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो कि बड़ा है, इन दोनों के पास इस टेम्परेचर पर 273 केल्विन के ऊपर सेम एनर्जी है, यानी कि 3/2 kT। बट जो ऑक्सीजन है उसके मॉलिक्यूल्स हैवी हैं, सो दे हैव ऑन दी एवरेज लेस स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी उनकी बहुत कम है। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है उसके मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, सो उसके पास एक ज़्यादा जो है वो एनर्जी तो नहीं ज़्यादा, सॉरी, उसकी जो स्पीड्स हैं ओवरऑल वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो 1600 मीटर्स पर सेकंड के अराउंड लाई कर रही हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन 73 केल्विन पे देखें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है बहुत ज़्यादा शार्प है, क्योंकि मोस्टली स्पीड जो हैं वो लो हैं, लेस देन अराउंड 200 जो है वो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स हैं। सो आई होप ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। सो आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ इन एन आइडियल गैस टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो बेसिक एक नीड है वो हमने स्टडी की, और हमने देखा कि कैसे जो क्लासिकली
हम अगर हमारे पास ऐसे बॉडीज़ हों जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करती हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स, तो इनके लिए हम जो है वो एक क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हमने उसका फंक्शन भी पढ़ा। और इसी तरह हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स वी हैव, हम दो तरह की जो मैकेनिक्स है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, जो कि फर्मी डिराक और बोज आइंस्टाइन इन्होंने डेवलप की थी। सो बहरहाल उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यही जो फेमस एग्जांपल है यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ सिलेंडर, इसकी एग्जांपल लेंगे और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में हम नंबर ऑफ़ एनर्जी स्टेट्स को कैलकुलेट करेंगे और देन हम ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है देखेंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन दो स्टेट्स। ठीक है, सो वी अप्लाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। अब कहता है कि जैसे हम क्वांटम में पढ़ते आए हैं कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनमें भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, बट इट्स सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लार्ज, ठीक है, सो यू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ अ लार्ज सैम्पल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन अ सैम्पल। सो ये जो एनर्जी क्वांटाइजेशन है वो हमें दिखती नहीं, क्योंकि इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स के पास उतनी ही डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनर्जी हैं। और जो एनर्जी के गैप्स हैं, यानी जैसे हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी हैं, तो एक ये वाली एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, फिर एक ये वाली, फिर एक ये वाली। तो जो एनर्जी के गैप्स हैं जो मॉलिक्यूल के पास हो सकती हैं, वो इतने स्मॉल हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हमें एक तरह से आप कह लीजिए कि कॉन्टीन्यूस ही लगती है। सो हम since we have large number of molecules and energy gap is very small between two energies, यानी E1 और E2 और E3, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है डेल्टा E, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, therefore हम इन एनर्जीज़ को कॉन्टीन्यूसली ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो वी कैन ट्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एज कॉन्टीन्यूस if n of EDE is the number of molecules whose energies is between E to E plus DE। so अब हम उसी तरह एक हम width लेंगे for energies E to E plus DE। हमारे पास जितनी एनर्जी लेवल्स हैं हम इनको कंसिडर कर रहे हैं, और सपोज करें इनके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो ये हैं n of E DE। सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स n of E DE जो है it is equal to these G of E DE, that is the number of states having energy E, times the probability function, ये जो probability है of occupancy of those state। ठीक है, so number of state जो हमारे पास हैं और probability of occupancy of those state। ठीक है, so ये formula we are familiar with this formula। अब यहाँ पर बोल्ट्स since the distribution function is for the classical objects, that is molecule of a gas, so यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हम ये ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन e टू द पावर माइनस ई ओवर के टी, वे टी इज़ द टेम्परेचर, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और e जो है वो उस एनर्जी की बात हो रही है जिस एनर्जी के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। The first task is to find G of EDE, that is the number of states that have the energy between E to E plus DE. So we know the Maxwell-Boltzmann function, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। हाँ, इसके साथ एक कांस्टेंट A आ रहा है, उसको बाद में फाइंड आउट करेंगे। हमें G of E जो है वो फाइंड आउट करना है, G of EDE। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमें पता करनी है सबसे पहले कि जिनके अंदर हम जो अवेलेबल हैं हैविंग एनर्जी E। A molecule of energy E has momentum P whose magnitude P is specified by this। So we know that if a molecule has energy E, so if it has energy E equals 1/2 mv square, then यहाँ से 1/2 m square v square divided by m अगर इसको कर दें हम, so यहाँ से this will become p square divided by 2m is equal to E, and this will become p equals 2me under root, या आप इसको यूं ही लिख लें कि p square is equal to 2me। सो ये फार्मूला आपके पास आता है
सो इसका मतलब है कि फॉर ईच एनर्जी ई देयर इज़ कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी जो उसके साथ एसोसिएटेड है। और इसको हमने मोमेंटम में कन्वर्ट इसलिए क्योंकि मोमेंटम में हम इजीली यानी 3 डायमेंशनल मोमेंटम स्टेट्स देख सकते हैं। तो यानी पी जो है उसको हम लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर, सिंस दिस इज़ अ वेक्टर, सो दिस इज़ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जी स्क्वायर। फॉर ईच डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड पी जी यू हैव अ डिफरेंट एनर्जी स्टेट। ठीक है, और आप पहले कहेंगे डिफरेंट मोमेंटम स्टेट एंड कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट मोमेंटम स्टेट डिफरेंट एनर्जी स्टेट। सही है। सो अगर आप देखो तो ये आपके पास एक मोमेंटम स्पेस में ये जो एक इक्वेशन है, अगर इसको मैं आप कह लें कि इसका मैं फंक्शन बनाऊं या इसको मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाऊं कि ये कैसे बनती है, तो ये एक स्फीयर बनेगा। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। या आपको याद होगा कि स्फीयर की इक्वेशन कुछ इस तरह होती थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये भी ऐसे ही है, इट्स पी स्क्वायर इज ऑन दिस साइड और इस साइड पे इसके पास उसी के एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हैं। सो हमारे पास एक स्फीयर बनता है। ईच सेट ऑफ मोमेंटम कंपोनेंट्स स्पेसिफाई अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मोशन। सही है। सो यानी अगर आपके पास पी एक्स की एक वैल्यू के लिए पी वाई और पी जेड की 2 डिफरेंट वैल्यू हैं, यानी इनके कम्बिनेशन जो हैं, जैसे हमने शायद कुछ टाइम पहले इस तरह की कोई और भी टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास लेट से ये एक स्टेट है, इसी तरह पी एक्स वन के साथ एक और स्टेट जो है वो ये हो सकती है, इसी तरह पी एक्स वन के साथ एक और स्टेट जो है। सो जितनी भी इस तरह की स्टेट्स हैं जिसमें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स पी वाई पी जी हैं, ये सारी एक डिफरेंट मोमेंटम स्टेट को कोरिस्पॉन्ड करती हैं एंड हैंस डिफरेंट एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करती हैं। तो यानी हम एनर्जी स्टेट्स की कैलकुलेशन के लिए हम मोमेंटम स्पेस को देख सकते हैं। सो इमेजिन अ मोमेंटम स्पेस हुज कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पी एक्स पी वाई पी जी, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखती है, जो यहाँ पे सही से ड्रॉ नहीं हुई, तो आई एम गोइंग टू शो यू अनदर फिगर फ्रॉम इंटरनेट। सो ये फिगर देखिए, इसमें पी एक्स पी वाई और पी जी, और ये आपके पास ये जो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जी स्क्वायर है, ये एक स्फीयर यहाँ पे बनाता है। ठीक है। अब इस स्फीयर में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम एक स्मॉल लेट्स से कि एनर्जी गैप ले लेते हैं, एक एनर्जी इंटरवल ले लेते हैं ई टू ई प्लस डी ई। उसी तरह यहाँ पर हम पी से पी प्लस डी पी एक स्मॉल जो है वो स्फेरिकल शेल ले लेते हैं इस स्फीयर का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट हैं हैविंग मोमेंटम पी। ठीक है। सो जैसे हम एनर्जी की बात करें थे, उस तरह हम मोमेंटम में अब एक वॉल्यूम ऑफ अ शेल ले लेंगे जिसका कि जो विड्थ है वो डी पी है। सो इस डी पी विड्थ का जो शेल है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा इस शेल का जितना भी सरफेस एरिया है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे चूँकि पी है तो 4 पाई पी स्क्वायर। ठीक है। इस स्फेरिकल शेल का जो सरफेस एरिया है वो, और मल्टीप्लाई बाय द विड्थ ऑफ दिस शेल। ठीक है। तो विड्थ क्या है इस शेल की? डी पी। ठीक है, आपको शेल समझ आ रही है ना? सो अंदर वाला ये जो पी है ये एक्सक्लूड कर दिया हमने। सो ये पी एक्सक्लूड कर दिया। अगर आप देखो कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली इस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज़ बेसिकली दी इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 πr³, उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल आ जाता है। और इसी तरह इस स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम को अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास यानी इंटीग्रेट का मतलब है सम कर दें टू ऑल वैल्यूज़ ऑफ पी, तो ये आपके पास इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, यानी 4/3 πr³। सही है। सो यानी ये कि ये हमारे पास सिंपली एक शेल का वॉल्यूम है, बट इसकी इंटीग्रेशन से पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। और ये शेल का वॉल्यूम जो है वो इन अदर वर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ जो डिफ्रेंशिएशन जो है उससे हासिल होता है स्फीयर के वॉल्यूम की। सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। सो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो है वो क्या होता है? 4/3 πr³, या चूँकि हमारे पास आर जो है वो बेसिकली पी है,
तो इसको हम पी क्यूब लिख लेते हैं। सो अगर आप इसकी डिफरेंशियल लेते हैं, डी वी लेते हैं, सो इट विल बी 4/3 पाई और 3p² डी पी। सो दिस विल बी देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4πp² डी पी। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल, जो यहाँ पे हम ये जो शेल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये स्मॉल विड्थ का शेल कंसिडर कर रहे हैं अपने सफ़ियर के अराउंड, ठीक है। ये जो शेल है, जो हम शेल कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी विड्थ जो है वो, जिसकी विड्थ डी पी है, ठीक है। सो इसका ये वॉल्यूम आ जाता है। क्लियर है ये बात? तो द नंबर ऑफ स्टेट्स जी ऑफ पी डी पी, अब हम जी ऑफ ई की बजाय हम नंबर ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं बेस्ड ऑन द मोमेंटम पी विद मोमेंटा हुज मैग्नीट्यूड आर बिटवीन पी टू पी प्लस डी पी, ठीक है। सो वो जो शेल है उसके अंदर जितने भी ये जो स्टेट्स हैं हम वो ले रहे हैं, तो उनकी अगर हम गिनती करें, उनको काउंट करें, तो कहते हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है। वो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं बेसिकली वो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर जितनी भी स्टेट्स हमारे पास आ रही हैं, अगर हम मोमेंटम स्पेस की भी बात करें तो मोमेंटम स्पेस में ये लेट्स से ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ठीक है, इस तरफ पी जी है। तो हमने कहा कि हर एक पॉइंट जो है, हर एक डिफरेंट पॉइंट जिसके लिए पी एक्स पी वाई जो है उनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे सारी स्टेट्स देखनी है तो मैं इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम ले लूँगी, और अगर मुझे सिर्फ स्टेट्स देखनी है जो कि इस विड्थ के अंदर हैं, तो मैं इस विड्थ के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनको काउंट करने के लिए इस स्फीयर का इस जो शेल है स्फेरिकल शेल उसका वॉल्यूम लूँगी। तो यही वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी के इक्वल हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है। सो जी पी डी पी इक्वल्स टू 4πp² डी पी। अब ये जो 4π है इसको हम एक कांस्टेंट के तौर पे लिख लेते हैं b, और p² डी पी जो है हमारे वेरिएबल है। where b is some constant the function g of p is not same as g of e, ठीक है। आपने देखा कि वो फंक्शंस दोनों सेम नहीं है, बट से p किसी एक स्टेट को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेम जो है वो एनर्जी में भी वो स्टेट होगी। सिंस ईच मोमेंटम मैग्नीट्यूड p कोरिस्पॉन्ड टू अ सिंगल एनर्जी e, सही है, एक सिंगल मोमेंटम स्टेट जो है एक सिंगल एनर्जी स्टेट को कोरिस्पॉन्ड कर रही है। देयरफॉर जो हमारे पास g ऑफ e डी ई होगा वो भी किसके इक्वल होंगे, यानी नंबर, अगेन नंबर ऑफ स्टेट, यानी फंक्शन बराबर नहीं है बट नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग एनर्जी e सेम होंगी एज नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग मोमेंटम p डी पी, सही है, is same as the number of momentum states. So we can write this as g of e de, ठीक है। So it is this, और अब यहाँ से हमने चूँकि ये इसको एनर्जी की फॉर्म में होना चाहिए तो हम मोमेंटम की वैल्यूज़ पुट करेंगे एनर्जी वाली। सो हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी p इज इक्वल टू 2me, एंड डी पी यहाँ से निकाल लें तो इसका डी पी निकालेंगे तो 2p डी पी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इक्वल्स टू 2mde, दैट इज़ आप dp निकालना चाहते हैं तो 2mde डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स p, और ये इससे कैंसिल हो गया, और अगेन यहाँ p की वैल्यू पुट कर दें तो dp इज इक्वल टू mde डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है p, सो p आपके पास था 2me, सो 2me, और सिंस दिस इज़ p और ये p² था तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और फर्दर हाँ, सो ये आ गया आपके पास dp। सो इन दोनों की वैल्यू यानी p की वैल्यू ये वाली और dp की वैल्यू ये वाली आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो m जो है वो दोनों में है, सो इसमें भी m था और इसमें भी m है, सो ये m की पावर 2 हो जाएगी, और नीचे भी एक m है, सो 2 - 1/2 पावर 3/2 हो गई, और ये आपके पास 2 एक यहाँ पे है और एक ये √2 है, तो ये √2 जो है आपके पास ये बन गया। सो अब इसको हम g ऑफ e डी ई को हम पुट करेंगे n ऑफ e डी ई में, जो ऊपर हमने देखा था, जिसमें कि a g ऑफ e डी ई
और यहाँ पे वो फंक्शन था जो हमने लिखा था e टू द पावर माइनस ई ओवर के टी। सो यहाँ पर जो a था और ये जो b इंक्लूडिंग दिस कांस्टेंट, हम इसको एक अनदर कांस्टेंट का नाम देते हैं और वो है जी c, और साथ में अंडर रूट ई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, चूँकि ये एनर्जी है और ये वेरिएबल फंक्शन है, सो इसको हम बाहर रखेंगे, बाकी जो भी चीज़ें उसको सी में इंक्लूड कर देंगे, और ये आपके पास वही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ई, दिस इज़ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सी का, जो कांस्टेंट है, सो इसको फाइंड करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है उसको अप्लाई करेंगे और इस सारी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे ऑन दी फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो हमें पता है क्या आंसर देगा, ये आंसर देगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, ठीक है। सो एन ऑफ ई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे हैविंग एनर्जी ई। अगर आप इनको जीरो से लेके इन्फिनिट जितनी भी एनर्जीज़ है ना, इन्फिनिट एनर्जी तक अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सो इस साइड पे भी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करें, और यहाँ पे हम एक जो है वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास इस तरह हो कि ये फंक्शन x है, यहाँ पे उसका रूट है और फिर e टू दी पावर ए एक्स है dx, तो वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पर a जो है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है ए एक्स में, a जो है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है 1/kt को, और e जो है ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है x को। सो जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम e कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और जहाँ पर भी a है वहाँ पर 1/kt, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ देखिए कोई एनर्जी नहीं आ रही, उसके ऊपर इंटीग्रेट हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास a की फॉर्म में यहाँ पे आंसर आ रहा है। सो n यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी c, कांस्टेंट पहले था वहाँ पे, और ये 2 फार्मूला क्या आ गया और ये अंडर रूट पाई आ गया, बाकी ये a 1/, सो ये आपके पास है 1/1/kt, और इसी तरह यहाँ पे आपके पास है 1/, अंडर रूट 1/kt, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा कि, सो दिस इज़ नॉट इक्वल, इट्स मल्टीप्लिकेशन kt, और इस तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट kt, ठीक है। सो ये kt की पावर 1 और उसकी पावर 1/2 ये मिलके kt की पावर 3/2 बना देंगे। तो यहाँ से c चूँकि हमें निकालना था, तो c जो है ये बाकी सारी चीज़ों को उठा के उधर लेके जाने से आएगा। यहाँ से पाई जो है उसको आपने, पाई की पावर 1/2 थी, इसको आपने 1/2 पावर को 1 पावर ऊपर लिख दिया और 3/2 पावर नीचे लिख दी। इसको अगर आप अगेन सॉर्ट आउट करें तो ये इसकी पावर 1/2 ही बनेगी। सो इसको हमने इस तरह नीचे लिख दिया है, चूँकि ये हमारे पास इसी तरह एक पार्ट ऑफ द फार्मूला था, सो हमने यानी इसको सेपरेट कर लिया। सो एन ऑफ ई डी ई आपके पास आ जाता है ये फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है वो एक तो एनर्जी की पावर 1/2 के साथ चेंज हो रहा है, और ये इसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन जो है उसके तौर पर भी हमारे पास आ रहा है। सो अगर आप इस ग्राफ को देखें यहाँ पर, सो एन ऑफ ई इस तरफ है हमारे पास और इस तरफ एनर्जी है। सो एज यू कैन सी दैट एनर्जी has its maximum value around this around 1/2 kt, ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, और फिर सॉरी मैंने एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कह दिया, बेसिकली नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैविंग, मोस्टली जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है उनके पास जो एनर्जी है, यानी हमारा मैक्सिमा जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वो वहाँ पे आ रहा है, जो कि जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास मोस्टली पार्टिकल की एनर्जी है, और मोस्टली पार्टिकल की एनर्जी 1/2 kt है, then it is decreasing as the energy increases, kt से 2 kt से 3 kt, तो as energy is increasing you can see that the distribution is going down, और ये इन्फिनिटी पर जाकर जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस के साथ, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, और आपको पता है कि डिकेइंग एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी पे ज़ीरो होता है। सो यानी ये एक कर्व है जो एक लॉन्ग टेल के साथ होगी, कि जैसे जैसे एनर्जीज इंक्रीज़ होंगी बहुत स्मॉल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे जो उनके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, और मोस्टली मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी थी, और इसी तरह तो ये एक ऐसी
कर्व हमारे पास आ रही है इस फंक्शन को लेकर। सो दिस इज़ दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये जो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये प्लॉट जो है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जो सारी चीज़ है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी के लिहाज से, सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ई जो है वो एनर्जी के लिहाज से चेंज हो रहे हैं ना। तो दो फंक्शन है जो एनर्जी डिपेंडेंट है, एक तो ये अंडर रूट ई है और दूसरा ये ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द पावर, ये एक डिकेइंग फंक्शन है, ठीक है। ये एक राइजिंग फंक्शन है और ये एक डिकेइंग फंक्शन है। तो आप देखो कि जो हमारी कर्व है उसका जो लोअर पार्ट है, लोअर एनर्जी वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट जिसमें कि एनर्जी अभी 0 से लेके हाफ के टी तक पहुंच रही है। सो इस पार्ट में ये जो राइजिंग फंक्शन है यानी अंडर रूट ई, ये वर्क कर रहा है, यानी एक रैपिडली राइजिंग फंक्शन जो है ये इस पे काम कर रहा है। बट एज एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग एंड एज ई अप्रोचेज के टी, जहाँ पर ई टू द ई की पावर जो है -1 हो जाएगा। सो इस पॉइंट पर आप देखो कि एज ई इज़ अप्रोचिंग के टी, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये वाला फंक्शन जो है ये भी अंदर आपके पास डिकेइंग फंक्शन भी अंदर आने लग गया है। सो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास एक बैलेंस फाइंड होता है और इस बैलेंस के ऊपर आपके पास मोस्टली नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। बट देन एज फर्दर ई इंक्रीजेस, तो अब ये जो ई है विद रिस्पेक्ट टू के टी, ई इज़ इंक्रीजिंग। सो लाइक ई इज़ 2 kT, या मतलब के टी से बढ़ जाता है ई, तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल डिके है वो भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सो ये फंक्शन नीचे की तरफ आने लग जाएगा बैलेंस के बाद, जहाँ पर ई जो है ये दोनों बैलेंस हुए थे उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो यानी हमारी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसके लेफ़्ट साइड पर अंडर रूट ई वाला फंक्शन काम कर रहा है और उसके राइट साइड पर ई टू द पावर -e/kt वाला फंक्शन काम कर रहा है। बट देन दिस फंक्शन एज यू आर गोइंग higher to higher energies, it is not up, it's just going long way, और वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, बट वो लाइक इन्फिनिट पर ज़ीरो को अप्रोच करेगा क्योंकि ई टू द पावर -इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो होता है। सो यानी ये इन्फिनिटली लॉन्ग, और जैसे जैसे जितना ये लॉन्ग होता जाएगा यानी हायर एनर्जीज की बात करेंगे हम, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो कम होते जाएंगे, ये फंक्शन ज़ीरो को अप्रोच करने लग जाएगा। यानी देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ़ पार्टिकल दैट विल हैव वेरी हाई एनर्जीज। सो कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 9 इज प्लॉट इन फिगर नंबर 9.2 इन टर्म्स ऑफ के टी, द कर्व इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी? इट इज़ अराउंड 1/2 kT। ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, यानी मोस्टली पार्टिकल की एनर्जी ये है क्योंकि यहाँ मैक्सिमा है हमारे ग्राफ का। सो कहते हैं कि इसके अराउंड हमारी कर्व सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इससे अगर आप नीचे देखें तो मतलब इतनी वैल्यूज़ इसके नीचे हैं, 1/2 kT वैल्यूज़ इससे नीचे हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी के। बट अगर आप इसके ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसके बाद आ रही है। सो यानी एक सिमेट्रिक कर्व किस तरह की नज़र आती? वो कुछ इस तरह की नज़र आती कि उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे वो एक मिरर रिफ्लेक्शन होती है अपने लेफ़्ट और राइट साइड का। तो ऐसा नहीं है। एंड दिस इज़ बिकॉज कहते हैं कि ई सबसे लोवेस्ट जो लिमिट है हमारे पास, लोअर एनर्जी लिमिट है, वो ई इक्वल्स टू 0 है, वाइल देर इज़ इन प्रिंसिपल नो अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट तो है ई इज इक्वल टू 0 और नेगेटिव एनर्जी हो नहीं सकती, सो ये कर्व इससे पीछे तो आ नहीं सकती थी, लेकिन अपर एनर्जी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सो वी कैन हैव एज मच हायर एनर्जी एज मतलब जितना भी टेम्परेचर है उतनी हायर एनर्जी जो है वो हो सकती है के टी से मल्टीप्लाई करके, मैनी टाइम ग्रेटर देन के टी। सो देयरफॉर दिस कर्व इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब उसी तरह जैसे हमने थर्मल में एवरेज स्पीड्स की बात की थी, हम एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी निकाल लेते हैं। सो एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है वो आपके पास इस फार्मूला से आएगी कि आप एन ऑफ ई डी ई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई को मल्टीप्लाई करेंगे उस एनर्जी ई से, ठीक है। सो ये, और इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एनर्जीज़ जो हैं उनके ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हमारे पास जो है वो एवरेज एनर्जी आ जाएगी मॉलिक्यूल की। सो आप एन ऑफ ई डी ई का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे रखें, उसकी कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और उसके अंदर हमारे पास एक तो एनर्जी ई टू द पावर 1/2 था, एक एक ही यहाँ से आ जाएगा, सो ई की पावर 3/2 और ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगेन हम वही
आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे कि एक्स की पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस ए एक्स जो है वो इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए की जगह 1/kt जो है उसको पुट करते रहेंगे, और ये आपके पास रहेगा 3/4, ठीक है। 1/kt में यहाँ पे 1/kt करें तो ऊपर चला जाएगा kt, और ये पाई, और इसी तरह यहाँ पे भी 1 था तो ऊपर चला गया। सो यहाँ से आप देखें कि ये के टी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी के टी है, तो ये इसकी पावर 2.5 बन रही है, और ये यहाँ पे ये पावर 3/2 बन रही है। सो इनको अगर आप माइनस करें तो इसकी पावर रह जाती है 1 के टी की। सो ये आ गया आपके पास। पाई जो है वो यहाँ से 3/2 पाई है, यहाँ पे भी पाई है। सो ये पाई 1 और ये पाई 1/2 3/2, और ये भी 3/2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर ये आपके पास 3/2 एन के टी आ जाएगा, ठीक है। सो यही हमारे पास था कि जो एवरेज एनर्जी है हमारी 3/2 एन के टी थी। और अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो ज़ाहिर है एन नहीं लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 3/2 के टी होगी। तो ये ऑन द एवरेज ऑल द मॉलिक्यूल जो है उनके पास जो एनर्जी है वो। सो ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, सिंगल अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो एन से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास एवरेज एनर्जी जिसको हम ई के ऊपर एक बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 3/2 के टी। और कहते हैं एट रूम टेम्परेचर ये एनर्जी कितनी होती है, ये 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या 1/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी को लेकर हमारे पास अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये हम गैस की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी थी उनकी बात कर रहे थे ना, वो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो उसकी वजह से जो एवरेज एनर्जी है वो 3/2 के टी है। सो गैस के तो यानी गैस के मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल मोशन जो है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो है। सो ट्रांसलेशनल मोशन जो है फिर वो 3 डायरेक्शन में हो सकती है ना, एक्स वाई और जी। तो उसका मतलब है कि 3/2 के टी में से हर एक डायरेक्शन में जो एनर्जी आपके पास आ रही है, यानी ऑन द एवरेज अगर एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी है ऑन द एवरेज इट इज़ 1/2 के टी, क्योंकि ये 3/2 के टी है तो हर एक डायरेक्शन में 1/2 के टी होगी। देयरफॉर ऑल द 3 डायरेक्शन के अंदर जो एनर्जी होगी वो 3/2 के टी होगी। सो 1/2 + 1/2 + 1/2 इज़ 3/2 के टी। क्लियर है ये बात। सो यानी इसको हम कहते हैं इक्वी पार्टीशन थ्योरम, यानी ये कि फॉर ऑल द एक्सक्यूज मी फॉर ऑल द सो फॉर ऑल दी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी आपके पास ट्रांसलेशन मोशन में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, वाई में और जेड में। सो ऑल द 3 डायरेक्शन ऑफ मोशन हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी। सो ये भी 1/2 के टी एनर्जी होगी, इस डायरेक्शन में भी 1/2 के टी होगी, और इसमें भी सो तीनों डायरेक्शन में 1/2 के टी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी इक्वी पार्टीशन थ्योरम या इक्वली एनर्जी जो है वो पार्ट होगी इन 3 डायरेक्शंस में। सो द टोटल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एनर्जी इज़ 3/2 के टी, ठीक है। सो ये कहता है कि द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन के अंदर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो हमारे पास ऑफ एनी क्लासिकल ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिस्टम ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो जैसे आप ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये हमारे पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर हैं, एक सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनमें से किसी एक की हम बात कर रहे हैं। तो उस एक क्लासिकल ऑब्जेक्ट में जिसमें और भी उस तरह के बहुत सारे हैं, उसकी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी है एट सम टेम्परेचर टी जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ऐसा है कि इस टाइम पर हमारा जो गैस है वो ना तो हीटअप हो रहा है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम को पहुंच गया है। हमने जो भी उसका टेम्परेचर राइज होना था वो हो गया, मतलब जो भी उसके अंदर जो भी काम हो रहे थे हमने उसको वेट कराया थोड़ी देर। हमारा जब गैस थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ गई तो उस टाइम पर हम उसकी एनर्जीज मालूम कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन मोशन की वजह से 1/2 के टी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है। सो देयरफॉर ट्रांसलेशन मोशन में अगर बॉडी सिर्फ मूवमेंट कर रही है राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, तो एक मॉलिक्यूल के पास टोटल 3/2 के टी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए एनर्जी है। इसके अलावा भी आपके पास ये तो ट्रांसलेशन मोशन है, इसके अलावा रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन की भी एनर्जीज़ होती हैं। सो वो भी इसी तरह
आप कह लो कि क्वांटाइज्ड होती हैं, और क्वांटाइज तो होती हैं, मतलब उनके लिए भी आपके पास इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है वो काम करता है, और उनकी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। सो अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। बहरहाल ये एक अलहदा से आपके पास टॉपिक है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स या एनर्जीज़ जो हैं वो क्या आती हैं आपके पास। बहरहाल ये ट्रांसलेशन मोशन है, और ये उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिहाज से पर मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, तो अगर हम एनर्जी से हम स्पीड पे आ जाएं, यानी हमें पता है कि चूँकि काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन मोशन में, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो इट इज़ हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ से डी ई आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप इसको निकाल लें